जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके की क्लास पर। आप सभी को पता है कि हम टॉपिक वाइज सभी विषयों के यहां पर टॉपिक को कवर करते हैं, स्टैटिक के और करंट अफेयर्स को भी। तो अब आज हम जो डिस्कस करेंगे वो है राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, कॉपी पेन लेकर के बैठिए और जो भी मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूं आप उसे नोट कीजिएगा। एग्जाम में 100% 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। मैंने यहाँ पे 70 क्वेश्चंस कराए हैं। 70 क्वेश्चंस में आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो भारत के सभी एग्जाम्स के लिए टॉपिक है। तो यहां पर आप देख पा रहे सारे हमारे राष्ट्रपति हैं। अब तक टोटल 15 राष्ट्रपति हो चुके हैं। वर्तमान हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं। 14 थे रामनाथ कोविंद जी। तो बहुत सारे यहाँ पे आप चीजों को चर्चा करेंगे, बस आप सुनते रहिए प्यार से। ठीक है, तो देखिए पीडीएफ की टेंशन ना ले, पीडीएफ आपको हमारे एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहा, जो भारत के राष्ट्रपति हैं, ठीक है, उनकी अगर हम तुलना करें तो किससे करना सबसे ज्यादा उचित होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अप्रोप्रिएट टू कंपेयर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो देखिए आप जरा गौर करें, अमेरिका में जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है वो प्रत्यक्ष रूप से होता है, डायरेक्टली इलेक्ट होता है। लेकिन जब हम बात करते हैं ब्रिटेन के सम्राट की, तो यहाँ पे राजशाही शासन चलता आ रहा है, मोनार्कियल शासन चलता आ रहा है और एक परंपरा के हिसाब से यहाँ पे जो राष्ट्रपति होता है वो यहाँ पे बना होता है, लेकिन उसको कोई पावर नहीं है। मेन पावर जो होती है वो ब्रिटेन के पीएम के पास होती है। अभी ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक है तो उनके पास रियल पावर है। उसी प्रकार से भारत के राष्ट्रपति के पास रियल पावर नहीं है। ठीक है, भारत के पास नाम मात्र की शक्ति है, सारी चीजें इन्हीं के नाम पर होती है। लेकिन भारत का जो पीएम होता है, प्रधानमंत्री होता है, उसके पास रियल पावर होती है। ठीक है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अब देखिए अगर हम बात करें तो राष्ट्रपति की जो सैलरी होती है वो 5 लाख होती है, 5 लाख राष्ट्रपति की सैलरी होती है। और आर्टिकल नंबर 52 जो है यहाँ पे 52वां आर्टिकल बताता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ये आर्टिकल नंबर 52 है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुत सारी चीजों को हम यहाँ पे पढ़ते चलेंगे। अब यहाँ पे अगला प्रश्न है, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है। हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ एक्सिक्यूटिव ऑफ इंडिया। ठीक है, तो प्रेसिडेंट ऑफ एक्सिक्यूटिव ऑफ इंडिया, कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। तो यहाँ पे आर्टिकल नंबर जब 53 पढ़ेंगे, 53 आर्टिकल, तो उसमें लिखा हुआ है कि कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। ठीक है, द एक्सिक्यूटिव पावर्स आर वेस्टेड टू द प्रेसिडेंट। तो आर्टिकल नंबर 53 में बताया गया, याद रखिएगा। चलिए यहाँ पे हम प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो रियल पावर है जो कि नरेंद्र मोदी जी के पास है। ठीक है, और अभी भारत के किस नंबर के प्राइम मिनिस्टर हैं वो आपको कमेंट बॉक्स पे आंसर देना है। लीडर ऑफ अपोजिशन, विरोधी दल का नेता, जो अपोजिशन पार्टी होता है उसका मेन लीडर होता है, अभी हो सकता है राहुल गांधी बनेंगे। ठीक है, भारत सरकार के जो मुख्य सचिव हैं राजीव गौबा है। कौन है, राजीव गौबा है। आप इसे याद रखिएगा, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो करंट और स्टैटिक दोनों मैं आपको पढ़ा रहा हूं। अगला सवाल है, संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है। तो जो मैंने आपको सेकंड में बताया था सेम वही क्वेश्चन है। तो यहाँ पे संघ की जो कार्यपालिका शक्ति होती है वो प्रेसिडेंट में निहित होती है। किस पे होती है, राष्ट्रपति। आर्टिकल नंबर 53 आपको याद रखना है। अब देखिए थोड़ा प्रधानमंत्री के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो आपको मैं बता दूं कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी, ये आर्टिकल नंबर 74 में बताया गया, 74 आर्टिकल में, जिसका जो यहाँ पर प्रधान होगा, प्रधानमंत्री होगा। तो ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या करेगी, राष्ट्रपति को सुझाव देगी। ठीक है, राष्ट्रपति के सलाहकार के रूप में कार्य करेगी। ये आर्टिकल नंबर 74 में है। ठीक है, चलिए भारत का राष्ट्रपति हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, हेड ऑफ स्टेट होता है। देयर इज नो हेड ऑफ स्टेट, देयर इज ओनली द हेड ऑफ गवर्नमेंट। तो ये आपके सामने 4 ऑप्शन है। तो देखिए भारत का जो राष्ट्रपति होता है वो राज्य का प्रधान होता है, हेड ऑफ स्टेट कहलाता है। क्या कहलाता है, भारत का हेड ऑफ स्टेट कहलाता है, याद रखिएगा। ठीक है, और ये सबसे पहला नागरिक होता है। अगर आपसे कोई पूछे पहला नागरिक कौन है तो राष्ट्रपति है। अगर आपसे पूछे दूसरा नागरिक कौन है तो वाइस प्रेसिडेंट जो कि उपराष्ट्रपति हैं, वो यहाँ पे दूसरे नागरिक हैं। अगर आपसे पूछा जाए तीसरा नागरिक भारत का कौन कहलाता है तो प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर को कहा जाता है। ठीक है, भारत के जो पहले राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद थे, जो 2 बार राष्ट्रपति बन चुके हैं। ठीक है, हमारे संविधान सभा के भी अध्यक्ष जो थे राजेंद्र प्रसाद थे। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है। अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हु इज द
फर्स्ट सिटीजन ऑफ कंट्री। तो फर्स्ट सिटीजन कौन होता है आपको बताया मैंने, राष्ट्रपति होता है, प्रेसिडेंट आपको याद रखना है, ठीक है। अभी लोकसभा स्पीकर का चुनाव होना है 18वीं लोकसभा का, तो अभी आया नहीं है, मैं आपको बताऊंगा। 17 के ओम बिरला साहब थे। हमारे वाइस प्रेसिडेंट कौन है, तो हमारे वाइस प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़। कौन है, जगदीप धनखड़ सर हैं, और 14 नंबर के हैं। किस नंबर के हैं, 14 नंबर के उपराष्ट्रपति हैं। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के अनुसार देश की तीनों सेनाओं का अध्यक्ष यानी सुप्रीम कमांडर कौन होता है। तो तीनों सेनाओं का जो अध्यक्ष होता है वो राष्ट्रपति होता है। कौन होता है, प्रेसिडेंट होता है, तीनों सेनाओं का कमांडर होता है, ठीक है। अभी देखिए हाल ही में हमारे थल सेना अध्यक्ष बनाए गए हैं उपेंद्र द्विवेदी जी बनाए गए हैं। कौन बनाए गए हैं, उपेंद्र द्विवेदी जी थल सेना अध्यक्ष बनाए गए हैं, और ये 30वें थल सेना अध्यक्ष बने। मनोज पांडे की जगह पर आए हैं, तो आप याद रखिएगा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ उपेंद्र द्विवेदी जी बनाए। अगर ये वीडियो आप अगले साल देख रहे हैं 25, 26, 27, 28, तो उस समय यहाँ पे ये बदल जाएंगे, तो बस आप इस चीज को अपडेट कर लीजिएगा। अगला सवाल है, भारत के राष्ट्रपति के लिए कौन सी आवश्यक योग्यताएं नहीं है, विच इज नॉट द रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन फॉर द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। तो देखिए जो क्वालिफिकेशन है ये आर्टिकल नंबर 58 में दिया गया है, ठीक है। संविधान के आर्टिकल नंबर 58 में यहाँ पे क्वालिफिकेशन के बारे में बताया गया है। तो क्वालिफिकेशन कौन सा नहीं है ये पूछा जा रहा है। तो पहला ऑप्शन है, क्या भारत का नागरिक हो सकता है, जी हाँ हो सकता है। 35 साल से अधिक आयु होनी चाहिए अगर आप राष्ट्रपति बनना चाहते हैं। लोकसभा के सदस्य के लिए निर्धारित सभी योग्यताएं होनी चाहिए, वे संसद के किसी सदन के सदस्य हों। तो दोस्तों ये फोर्थ ऑप्शन गलत है। ऊपर की 3 कंडीशन इंपॉर्टेंट है और चौथा ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम अ पर्सन कैन बी इलेक्टेड टू द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट। तो अगर आप भारत के राष्ट्रपति बनना चाहते हैं तो आपके लिए वैसे कोई भी लिमिट नहीं है, कोई भी आपकी सीमा नहीं है, आप जितनी बार बन सकते हैं, ठीक है। लेकिन भारत का राष्ट्रपति अभी तक देखा गया है कि भारत का राष्ट्रपति केवल 2 ही बार बनाए, 2 ही बार अधिकतम रहते हैं। तो देयर इज नो लिमिट, हमारे संविधान में ऐसी कोई लिमिट नहीं है। 35 साल मिनिमम एज होनी चाहिए, अपर लिमिट भी नहीं है कि आप 80 साल में बने, 90 साल में बने, 95 में बने। तो मिनिमम लिमिट है, मैक्सिमम लिमिट नहीं है। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है, हाउ इज द प्रेसिडेंट इलेक्टेड। तो राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है हमारे भारत में इनडायरेक्टली होता है, अप्रत्यक्ष रूप से होता है। एक इलेक्टोरल कॉलेज होती है, देखिए आर्टिकल नंबर 55 आपको याद रखना है। राष्ट्रपति को निर्वाचन को लेकर के अगर आपसे पूछा जाए कि कहां पर बताया गया है, तो यहां पे जो निर्वाचन की प्रक्रिया है, जो इलेक्शन की प्रोसेस है, ये आर्टिकल नंबर 55 में बताई गई है। इसमें कौन कौन होगा, तो लोकसभा के जितने भी इलेक्टेड मेंबर्स होंगे वो होंगे, राज्यसभा के सभी इलेक्टेड मेंबर्स होंगे, और सभी राज्यों की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की सभी राज्यों के इलेक्टेड मेंबर्स होंगे, नॉट नॉमिनेटेड। और दिल्ली और पुदुचेरी को भी शामिल किया गया है। तो ये सभी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं अप्रत्यक्ष रूप से। जनता डायरेक्ट नहीं चुनती है, जनता आपके प्राइम मिनिस्टर को डायरेक्ट चुनती है, उनको सांसद बनाती है, और फिर सांसद जो होते हैं वो मिल करके अपना नेता चुनते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है, विच मेथड इज अडॉप्टेड फॉर द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। तो देखिए इस प्रोसेस को कहा जाता है समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एक संक्रमणी मत पद्धति, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम। तो मैं आपको एक अलग स्पेशल वीडियो बनाऊंगा किस प्रकार से राष्ट्रपति का चुनाव होता है, क्योंकि अगर इसको हम यहाँ पे बताएंगे तो लगभग 1 घंटा हो जाएगा। बस आपको इस प्रोसेस को समझ लेना है, एग्जाम में ऑप्शन आएगा तो आप इस समझिएगा, ठीक है। राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किससे निर्देशित किया जाता है। अगर मान लीजिए कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कोई कंट्रोवर्सी होती है तो कौन इसे डील करेगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट डील करेगा। अभी आर्टिकल नंबर आपको 71 याद रखना है। आर्टिकल नंबर 71 में बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट में राष्ट्रपति संबंधी जो चुनाव संबंधी विवाद है वो सुप्रीम कोर्ट में डील की जाएगी। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रस्तावक एवं अनुमोदक कम से कम कितनी संख्या में होने चाहिए, यानी मिनिमम नंबर ऑफ प्रपोजर्स और अप्रूवर्स इलेक्शन प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कितने होने चाहिए, जो ये कहेंगे कि हम इनको राष्ट्रपति का कैंडिडेट बनाते हैं। तो साथियों आपको ये याद रखना है 50 प्रपोजर और 50 यहाँ पे आपको याद रखना है अप्रूवर्स होने चाहिए, ठीक है। भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए इनमें से कौन सी बात अयोग्यता मानी जाएगी,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड बी कंसिडर्ड एट द डिस्क्वालिफिकेशन फॉर बीइंग इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो प्यारे साथियों, मैंने आपको बताया कि जो क्वालिफिकेशन योग्यताएं हैं वो आर्टिकल नंबर 58 में है। तो यहां पर भारत का नागरिक हो, पढ़ा चुका हूं, 35 साल की आयु पूरा हो चुका हो, बिल्कुल। लोकसभा का मेंबर बनने के लिए उसके अंदर क्वालिफिकेशन बिल्कुल है। कोई लाभ का पद ग्रहण ना किए हो, यानी अगर मान लीजिए कि अगर आप मान लीजिए किसी भी जगह के आप विधायक हैं या फिर आप कोई सरकारी नौकरी में हैं, तो आपको उस जॉब को छोड़ना पड़ेगा या आपको उस पद को छोड़ना पड़ेगा जब आप राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहे हैं, राष्ट्रपति आप बन रहे हैं, ठीक है। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किस पद्धति के द्वारा किया जाता है? तो इसको मैंने अभी आपको बताया है। तो वापस से क्वेश्चन दूसरी तरीके से पूछा जा सकता है। तो ये है एकल हस्तांतरित मत पद्धति, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट मेथड। मैंने कहा कि इलेक्शन को लेकर के एक और कंप्लीट वीडियो में बताऊंगा जिसमें आपको मैं कंप्लीट बताऊं किस प्रकार से चुनाव होता है। राष्ट्रपति पद का चुनाव किसके द्वारा संचालित किया जाता है? तो इलेक्शन जो होता है प्रेसिडेंट का, वो कौन संचालित करता है? तो ये है, आपको बता दूं, निर्वाचन आयोग। हमारे संविधान में आर्टिकल नंबर 324 से लेकर 329 तक यहाँ पे जो है इलेक्शन कमीशन के बारे में बताया गया है। इलेक्शन कमीशन ही राष्ट्रपति चुनाव को कंडक्ट करती है। भारत में किसके चुनाव में अनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है? तो प्यारे साथियों, मैंने आपको बताया राष्ट्रपति के चुनाव में ही अपनाई जाती है, ये बात आपको याद रखना है। राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामले किसके पास भेजे जाते हैं? दोबारा से क्वेश्चन थोड़ा दूसरे तरीके से पूछे तो भी आपको याद रखना है, सुप्रीम कोर्ट के पास ही भेजे जाते हैं। आर्टिकल नंबर 71 किस अनुच्छेद के तहत प्रेसिडेंट, अब यहाँ पे उपराष्ट्रपति का भी है, कई बार ऐसा कंफ्यूज हो जाता है बच्चा कि राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है, उसमें कोई विवाद है तो सुप्रीम कोर्ट में। अगर मैं आपसे पूछूं वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन से संबंधित कोई अगर विवाद हो जाता है तो सुप्रीम कोर्ट पे ही भेजा जाता है। हमारे संविधान के किस आर्टिकल में बात बताई गई है? तो आप याद रखिएगा, आर्टिकल नंबर 71 आपको याद रखना है। आर्टिकल नंबर 71। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को चुनाव प्रचार हेतु को कितना समय मिलता है? तो देखिए, आपको पता है इलेक्शन में कैंडिडेट अपने यहाँ पर बताते हैं कि हमारा ये मकसद है, हमारा ये, अब ये बहुत आपको पता नाम मात्र का राष्ट्रपति होता है, उसके पास तो पावर नहीं है, तो जनता के पास तो उसे जाना नहीं है। तो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट को जो कैंपेनिंग है केवल 2 सप्ताह मिलता है, 2 हफ्ते ही समय मिलता है। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? यानी अगर आप राष्ट्रपति बन गए तो आपको कितने साल तक का? तो देखिए 5 साल तक आप देश के राष्ट्रपति बने रह सकते हैं। कितने साल? 5 साल इसका सही आंसर है। अब आपको मैं बता दूं, ये जो कार्यकाल है ये आर्टिकल नंबर 56 में है। किसमें है? 56 में है। आपको ये बात याद रखनी है। वहीं पे अगर आप अमेरिका के अगर राष्ट्रपति बनते हैं, जैसे जो बाइडेन है, तो जो बाइडेन जो है अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, उनका कार्यकाल केवल 4 वर्ष का होगा। और अमेरिका में ये है कि 2 बार से ज्यादा आप राष्ट्रपति नहीं बन सकते, आप 2 ही बार राष्ट्रपति बन सकते हैं। किस आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तिथि से 5 साल की अवधि तक अपने पद पर बना रह सकता है? तो अभी मैंने आपको पढ़ाया है कि ये आपको याद रखना, अभी मैंने आपको पढ़ाया है, मैंने आपको बताया कि भैया आर्टिकल नंबर 56 होगा, 56 होगा, जहां पे राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में बताया गया है। भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न अंग है? ये क्वेश्चन यूपीएससी में आया है, एसएससी में पूछा गया है। तो भारत का जो प्रेसिडेंट है वो किसका अभिन्न अंग है? तो भारत का राष्ट्रपति जो है वो पार्लियामेंट का, संसद का अभिन्न अंग है। ठीक है, अब देखो जो पार्लियामेंट होती है ना, पार्लियामेंट के 3 अंग होते हैं। पार्लियामेंट के 3 अंग होते हैं। पहला होता है लोकसभा, दूसरा होता है राज्यसभा और तीसरा होता है प्रेसिडेंट। अब बोले सर ये कैसे? मान लीजिए कोई भी बिल आया, तो कोई भी बिल लोकसभा में पेश हुआ या राज्यसभा में पेश हुआ, तो अगर लोकसभा में पेश हुआ तो राज्यसभा में जाएगा पास होने के लिए। उसके बाद जब ये दोनों सदन में पास हो जाएगा तो राष्ट्रपति का बिना सिग्नेचर के वो बिल नहीं बन सकता। तो इसीलिए संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से डैश के द्वारा हटाया जा सकता है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी रिमूव फ्रॉम हिज पोस्ट। तो यहां पर आपसे पूछा जा रहा है, अब देखिए भारत का राष्ट्रपति कोई ऐसा वैसा व्यक्ति तो है नहीं कि प्राइम मिनिस्टर का आज मन नहीं कर रहा, बोले चलो द्रौपदी मुर्मू जी को हटा देता हूं। ठीक है, तो ऐसा होता नहीं है। तो प्यारे साथियों, ये एक प्रोसेस है, संसद के द्वारा ही हटाया जा सकता है। इसको बोलते हैं इम्पीचमेंट, और इम्पीचमेंट मतलब होता है महाभियोग। ये आर्टिकल नंबर 61 में है। कहां पर है? महाभियोग किसमें है? आर्टिकल नंबर 61 में इसे इम्पीचमेंट कहते हैं।
भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रोसेस टू रिमूव द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम द ऑफिस। तो दोस्तों इसे कहते हैं संसद के द्वारा महाभियोग। अभी कैसे महाभियोग लगता है? क्या कोई भी कारण से हम हटा देंगे? तो महाभियोग लगाने का एक ही बहुत बड़ा कारण है कि हमारे राष्ट्रपति ने संविधान का कोई उल्लंघन किया, संविधान का अपमान किया है, हमारे राष्ट्रीय झंडे का, हमारे राष्ट्रगान का अगर अपमान किया है तो इंपीचमेंट यहां पे लगाया जा सकता है। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी भी राष्ट्रपति को इस प्रोसेस से हटाया जा सका हो। ठीक है, राष्ट्रपति पे महाभियोग किस आधार पे लगाया जा सकता है? ऑन व्हाट बेसिस कैन प्रेसिडेंट बी इम्पीच्ड? तो मैं आपसे बात कर रहा था, वही प्रश्न आ गया। किसी भी आधार पे लगा देंगे, संविधान के अतिक्रमण करने पे लगाएंगे, राज्य विधानसभा को राष्ट्रपति ने भंग कर दिया तो लगा देंगे, उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति बनाने पर। तो साथियों, अगर संविधान का अतिक्रमण हो रहा है यानी वायलेशन हो रहा है तो हम राष्ट्रपति पे महाभियोग लगाते हैं। इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, अब इस क्लास की जो पीडीएफ है दोस्तों आपको स्टडी कर एप्लीकेशन पर मिलेगी। स्टडी कर एप्लीकेशन को आप सभी डाउनलोड कर लीजिए। यहां पर आप जाएंगे ई बुक सेक्शन में। ठीक है, तो ई बुक सेक्शन में आपको यहां पर एक फोल्डर मिलेगा, स्टैटिक जीके फोल्डर। तो स्टैटिक जीके फोल्डर पे चले जाइएगा, वहां पर आपको इस क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी, अपलोडेड है। ठीक है, डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ आपको डेली मिलती है। टेस्ट सीरीज हमने लॉन्च किया, इस टॉपिक का टेस्ट भी लगा लीजिएगा। ठीक है, हर टॉपिक का आपको टेस्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा। और जो पीडीएफ है आपकी देखिए, मंथली करंट अफेयर्स हिंदी मीडियम में, इंग्लिश मीडियम में, टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स पीडीएफ, मैराथन क्लास, हाफ ईयरली, ईयरली पीडीएफ, जीके जीएस के हिंदी मीडियम में आपको यहाँ पे नोट्स उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इसी प्रकार से आपका रिजल्ट भी आएगा। 6 महीने की बुक आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये राजा गुप्ता करंट अफेयर टेलीग्राम चैनल, आप इसे ज्वाइन कर लेना ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। और चैनल पर आए हैं तो ये आपकी जिम्मेदारी है, आपको पता है हम कितनी मेहनत करते हैं, थोड़ी मेहनत आप भी कर लीजिए। आइए देखते हैं, राष्ट्रपति पे महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट इज डिराइव फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री? तो राष्ट्रपति पे जो महाभियोग लगाया जाता है वो अमेरिका से लिया गया है। किससे लिया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा अमेरिका, इसका सही आंसर है। अब दोस्तों अगर हम समझें तो अमेरिका से हमने यहाँ पे जो हमारा जो न्याय प्रणाली है, आप कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का इंडिपेंडेंसी, इंटीग्रेटेड जो ज्यादातर प्रावधान अगर आप देखिए जुडिशियल सिस्टम के, वो अमेरिका से ही लिए गए हैं। हमने सोवियत यूनियन से क्या लिया? फंडामेंटल ड्यूटीज लिया है। हमने आयरलैंड से डीपीएसपी लिया है। ठीक है, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी लिया है। अब मैं आपके लिए क्वेश्चन छोड़ रहा हूं, बताइए जापान से हमने क्या क्या लिया है? कमेंट बॉक्स पे उत्तर दीजिए। भारत की दूसरी महिला और पहली आदिवासी राष्ट्रपति कौन है? हु इज द सेकंड वुमेन एंड फर्स्ट ट्राइबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? तो आपको ध्यान रखना है, जो आपकी भारत की वर्तमान राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, ये भारत की 15वीं राष्ट्रपति हैं और इनका संबंध संथाल जनजाति से है। पहले ये किस राज्य? ये ओडिशा राज्य की, ध्यान रखिएगा, ये ओडिशा राज्य की क्या थी? ओडिशा राज्य की ये राज्यपाल थी। ठीक है, ठीक है, याद रहेगा। ओडिशा नहीं, ओडिशा नहीं, झारखंड, यहाँ पे झारखंड लिख दिए। तो झारखंड राज्य की राज्यपाल थी और उसके बाद देश की राष्ट्रपति बनी। ठीक है, याद रहेगा आपको। तो संथाल जनजाति से इनका संबंध है, 15वीं राष्ट्रपति थी। देखिए प्रतिभा देवी पाटिल जो थी भारत की 12 नंबर की राष्ट्रपति थी। 11 नंबर के राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम थे और 14 नंबर ठीक द्रौपदी मुर्मू जी से पहले रामनाथ कोविंद थे। रामनाथ कोविंद थे। 13 नंबर के कौन थे? ये थे प्रणब मुखर्जी। कौन थे? प्रणब मुखर्जी 13 नंबर के थे, प्रणब मुखर्जी। ठीक है, 12 नंबर की थी प्रतिभा देवी पाटिल जी। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति बनने का गौरव प्रतिभा देवी सिंह पाटिल को मिला। ठीक है, अब यहां पर मैं आपको बहुत अच्छी ट्रिक बता रहा हूं। अब तक टोटल भारत के 15 राष्ट्रपति हो चुके हैं। मैं आपको बहुत आसानी से याद करा दूंगा। 15 की 15 राष्ट्रपति, केवल 2 मिनट मुझे दीजिए, पूरा एकदम चुटकियों से याद करा दूंगा। ठीक है, अब देखो भारत के सबसे पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद, आप छोटे से पढ़ते आ रहे हो तो इसको याद करने में आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। दूसरे राष्ट्रपति जो हैं वो सर्वपल्ली राधाकृष्णन है। आप सभी टीचर्स डे मनाते आए हैं, शिक्षक दिवस मनाते आए, इन्हीं के जन्म दिवस पर आप शिक्षक दिवस मनाते आए हैं। भारत के पहले उपराष्ट्रपति भी थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन और भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे, तो याद करने में कोई दिक्कत नहीं। अब देखो तीसरे राष्ट्रपति हैं जाकिर हुसैन, भारत के सबसे पहले जो मुस्लिम राष्ट्रपति आप कह सकते हैं, तो जाकिर। अब देखो किर लिखा हुआ है, क्या लिखा है? किर। किर बोलने पे आ रहा है तीर, किर बोलने पे क्या आ रहा है? तीर।
और तीर जब लगता है तो 3 तीर लगता है। तीर जो आपको जब तीर बोलते हो तो क्या आता है 3। ठीक है, चलो अब चौथे राष्ट्रपति कौन थे? वीवी गिरी। कौन थे? वीवी गिरी। वीवी लिखा है, वीवी डबल 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 को और डबल कर दो, डबल को और डबल कर दो तो 2 और 2 क्या हो जाएगा 4। आप वीवी को क्या कर दो? स्क्वायर कर दो तो आपको याद रहेगा 4। अब है श्री फखरुद्दीन अली अहमद। तो देखो यहाँ पे अहमद, आपको ये वर्ड याद रखना है। अहमद में कितने यहां पर आप लेटर देखो, 1 2 3 4 5, तो अहमद आपको याद रखना है 5, भारत के 5वें राष्ट्रपति। नीलम संजीवा रेड्डी। अब देखो रेड्डी लिखा, रेड्डी, तो देखिए आपको ऐसे याद रखना है कि अभी भारत का मैच हुआ ऑस्ट्रेलिया से, रोहित शर्मा जो थे हमारे छक्का मारने के लिए हमेशा रेडी रहते थे। आप थोड़ा क्रिकेट का आप इमेजिन करिएगा, छक्का मारने के लिए हमेशा रेडी। क्रिकेट खेलना हम सबको पसंद है, हमको छक्का मारना, हम रेडी हैं भाई, तो छक्का मारने के लिए रेडी 6th राष्ट्रपति। अब है ज्ञानी जैल सिंह। अब देखो याद करना बहुत आसान है, हमारा एक बहुत बड़ा कप्तान था और वो है MS धोनी, और MS धोनी का नंबर है लकी नंबर 7 और उनका टी शर्ट नंबर है 7। ठीक है, और वो बहुत ज्ञानी थे, MS धोनी बहुत ज्ञानी थे, याद हो गया ना आसानी से। 7वें राष्ट्रपति हमारे ज्ञानी जैल सिंह थे। अब आई चलते 8वें श्री वेंकटरमण। अब देखिए इनका नाम बोल रहा है कि मैं 8वां राष्ट्रपति हूं। वेंकट 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 8, वेंकट 8, देखा, तो देखिए 8वें राष्ट्रपति खुद बता रहे कि मैं तो 8वां राष्ट्रपति हूं। अब है शंकर दयाल शर्मा। अच्छा, शंकर दयाल शर्मा जो 9वें राष्ट्रपति हैं, इनका नाम बोलने पर शंकर भगवान आ रहे, और शंकर भगवान का त्रिशूल होता है। त्रिशूल में कितने होते हैं? 1 2 3 होते हैं। अब 3 का आप स्क्वायर कर दो तो क्या हो जाएगा 9। ठीक है, 3 का स्क्वायर कर दो आप 9, 3 गुणे 3 कर दो 9। अब है 10वें राष्ट्रपति श्री KR नारायण। तो श्री KR नारायण, KR नारायण, KR नारायण, KR नारायण, नारायण नारायण। जब आप नारायण नारायण बोलते हो तो भगवान जी के पास जब जाते हो तो आपके पास इतना पैसा नहीं रहता। जब आप आरती करते हो तो आप कहते हो भैया मेरे पास तो 10 रुपए है, तो नारायण भगवान को आपने 10 रुपए क्या डाल दिया? आरती कर दी। ठीक है, APJ अब्दुल कलाम सबसे नंबर 1 राष्ट्रपति है ना, नंबर 1 है ना, तो हमें नंबर 1 बनाया तो 1 को आप डबल कर देना तो हो जाएगा 11। ठीक है, 1 और 1 11। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी को याद करना तो इतना आसान है क्योंकि 12वें हैं, अभी रिसेंट की बात है। 12 नंबर पहली महिला राष्ट्रपति। 13 नंबर प्रणब मुखर्जी, इसमें कोई ट्रिक लगाने की जरूरत नहीं, आसान है। 14 नंबर इसके पहले रामनाथ कोविंद, और 15 नंबर के 14 नंबर कौन है? ये है रामनाथ कोविंद, और 15 नंबर के द्रौपदी मुर्मू। हो गया, बहुत आसान। चलो अब आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति को इनमें से कौन सा पद और गोपनीयता का शपथ दिलाता है? तो राष्ट्रपति को जो पद और गोपनीयता का शपथ कौन दिलाता है? ओथ। ठीक है, तो ये कौन दिलाता है? याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा, पूछा जाएगा। तो ये है भारत का मुख्य न्यायाधीश। भारत का जो CJI होता है वो यहाँ पे मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। अभी आपको याद रखना आर्टिकल नंबर 60 में ओथ के बारे में बताया गया है। किसमें? 60 में शपथ के बारे में बताया गया है। अटॉर्नी जनरल आर्टिकल नंबर 76 है। आर्टिकल नंबर 76 अटॉर्नी जनरल, कमेंट बॉक्स में बताओ अटॉर्नी जनरल कौन है? महाधिवक्ता 165। ठीक है, अटॉर्नी जनरल जो केंद्र सरकार होती है उसको यहाँ पर उसकी मदद करता है। एज अ कोई भी केस आता है तो वही यहाँ पर उनके फेवर में बात करेगा। एडवोकेट जनरल जो होता है राज्य में होता है, जो वहां के राज्य की सरकार की पैरवी करता है। राष्ट्रपति संविधान के किस आर्टिकल के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है? तो आपसे पूछा जा रहा, अभी मैंने आपको पढ़ाया, तो ये कौन सा आर्टिकल है? तो ये आर्टिकल नंबर है 60। जो शपथ वाली बात है, ओथ वाली बात है, वो 60 में बताई गई। किसमें बताई गई? आर्टिकल नंबर 60 में बताई गई है। अगला प्रश्न है, जो मुख्य न्यायाधीश अगर मान लीजिए अनुपस्थित है, ठीक है, मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति किसके समक्ष शपथ लेता है? फॉर एग्जाम्पल राष्ट्रपति को यहाँ पे शपथ लेना है, शपथ दिलाने का काम तो CJI का होता है। मान लीजिए मुख्य न्यायाधीश नहीं है, अब्सेंट है, तो कौन शपथ दिलाएगा? तो आप ध्यान रखिएगा, जो भी सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठ न्यायाधीश होगा, जो सीनियर जज होगा, तो वो यहाँ पे शपथ दिलाएगा। अगर अभी प्रेजेंट में बात करें तो हमारे सुप्रीम कोर्ट में टोटल 34 जज हैं। ठीक है, जिसमें एक जो होता है वो CJI होता है, एक आपका CJI होता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, और 33 अदर जजेस होते हैं। तो जो भी वहां पे सीनियर न्यायाधीश होगा वो शपथ दिलाएगा। यदि प्रेसिडेंट और
वाइस प्रेसिडेंट दोनों देश से बाहर हो, तो किस स्थिति में, इस स्थिति में उनके कार्यभार को कौन ग्रहण करेगा? फॉर एग्जाम्पल प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों ही बाहर गए हैं, आपसे पूछा जा रहा है, तो यहां पे कौन भारत का राष्ट्रपति होगा जो एक्टिंग यहां पे प्रेसिडेंट की तरह काम करेगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होगा। अगर राष्ट्रपति नहीं है तो उपराष्ट्रपति संभालेगा, अगर उपराष्ट्रपति नहीं है तो भारत का जो भी सीजेआई होगा वो संभालेगा। अभी भारत के वर्तमान में सीजेआई है डी.वाई. चंद्रचूड़, क्या नाम है इनका? डी.वाई. चंद्रचूड़ भारत के 50वें नंबर के सीजेआई हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, किस आर्टिकल के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा? अकॉर्डिंग टू विच वन ऑफ द आर्टिकल देयर शैल बी प्रेसिडेंट ऑफ स्टेट, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? तो मैंने आपको शुरू में ही बताया था, ये जो आर्टिकल है, ये आर्टिकल नंबर 52 है, जिसमें बताया गया कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है, भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र, यहाँ न्याय पत्र लिखा है, यहाँ पे त्याग पत्र, रिजाइन करने वाला है राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति किसको अपना रेजिग्नेशन देगा? तो राष्ट्रपति जो होगा, जो देश का उपराष्ट्रपति होगा, जो देश का वाइस प्रेसिडेंट होगा, उसको रेजिग्नेशन लेटर देगा कि मैं यहाँ पे रिजाइन कर रहा हूं। ठीक है, राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देगा? राष्ट्रपति यहाँ पे अपना रेजिग्नेशन दे चुके हैं और वाइस प्रेसिडेंट को देते हैं, तो ये सूचना जो है उपराष्ट्रपति किसको देगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। टू whom डज द वाइस प्रेसिडेंट इन्फॉर्म अबाउट द रेजिग्नेशन ऑफ प्रेसिडेंट? तो किसको? यहाँ पे लोकसभा का जो भी अध्यक्ष होगा वो उसको इन्फॉर्म करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक ही समय में यदि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों का पद खाली हो जाए तो राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन कौन करेगा? At the same time, if the post of both president and vice president fall vacant, who will discharge the function of president? यानी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों ही पद खाली हैं, ठीक है, वो घूमने भी नहीं गए हैं, तो कौन यहाँ पर उनकी जिम्मेदारी को निभाएगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए जो भारत का मुख्य न्यायाधीश होगा, जो भारत का सीजेआई होगा, वही यहाँ पर इस जिम्मेदारी को निभाएगा। ठीक है, यदि मृत्यु, त्याग पत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो उस पद का कार्यभार कौन संभालेगा? ठीक है, तो दोस्तों अगर प्रेसिडेंट की डेथ हो गई, प्रेसिडेंट की जगह खाली हो गई या उसने रिजाइन कर दिया, वो रिमूव हो गए, तो इस पे कौन इनके चार्जेस को संभालेगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। जो देश का उपराष्ट्रपति होगा वही यहाँ पे कार्यभार को संभालेगा। जब राष्ट्रपति मृत्यु हो जाती है, त्यागपत्र हो जाता है या फिर पदच्युत कर दिए जाते हैं या किसी भी कारण से कर्तव्य को नहीं निभा सकते, तो उपराष्ट्रपति कितने समय तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है, यहां पर उसका टेन्योर पूछा जा रहा है। आपको पता चल गया कि उपराष्ट्रपति कार्यभार निभाएंगे, तो दोस्तों ध्यान रखिएगा मैक्सिमम 6 महीने तक। अगर राष्ट्रपति का डेथ हो गया है, राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई है, तो अगर जगह खाली है तो 6 महीने तक देश का उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति रहेगा, हमेशा के लिए नहीं रहेगा, 5 साल तक के लिए बचे हुए, वापस से इलेक्शन होगा, फिर से राष्ट्रपति चुना जाएगा। इनमें से कौन से राष्ट्रपति पूर्व में केंद्रीय गृह मंत्री थे? यानी इनमें से कौन सा राष्ट्रपति थे जो यूनियन होम मिनिस्टर थे, आपसे पूछा जा रहा है। तो यूनियन होम मिनिस्टर कौन थे? ज्ञानी जैल सिंह। अब मैंने जो आपको ट्रिक बताई है वो सारी आपको यहां पर दिमाग में आएगी, अब आपको याद रखना है, वो बहुत अच्छे से आपको दिमाग में आने वाली है। ठीक है, तो देखिए ज्ञानी कौन थे? ज्ञानी हमारे एमएस धोनी भैया थे, 7वें नंबर के राष्ट्रपति। वीवी गिरी, वीवी को आपको ट्वाइस करना है, तो ये 4थे राष्ट्रपति। अब डॉक्टर जाकिर, कीर मतलब तीर, ये हमारे 3रे राष्ट्रपति। और वेंकट बोल रहा मैं तो 8वां राष्ट्रपति हूं, तो ये 8वें। याद हो गया ना, आपको मैंने ट्रिक से पूरा पढ़ा दिया। भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने से पहले इनमें से कौन उपराष्ट्रपति नहीं थे? Who among the following not the vice president before being elected as the president of India? यानी आपसे पूछा जा रहा है कि कौन यहां पर उपराष्ट्रपति के पद पर नहीं थे, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, जाकिर भी थे, वीवी गिरी भी थे, ज्ञानी जैल सिंह नहीं थे। इसका सही आंसर हो जाएगा ज्ञानी जैल सिंह। राधाकृष्णन भारत के 2रे राष्ट्रपति थे और पहले उपराष्ट्रपति थे। जाकिर किर 3, वीवी गिरी 4थे राष्ट्रपति थे, ज्ञानी जैल सिंह 7वें राष्ट्रपति थे। भारत के 4थे राष्ट्रपति कौन थे? हु वॉज द 4th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? तो मैंने आपको बहुत अच्छा ट्रिक बताया है, तो वीवी को ट्वाइस कर दिया। भारत के 4थे राष्ट्रपति कौन है? वीवी गिरी हैं। राधाकृष्णन 2रे हैं, जाकिर 3रे हैं, फखरुद्दीन अली अहमद का आपको मैंने बताया था, आपको इसमें 5 लेटर गिनने हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे इसका वीवी गिरी सही है और अहमद जी जो थे वो 5वें राष्ट्रपति थे।
सबसे लंबे समय तक भारत के राष्ट्रपति कौन थे? हु वॉज द लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? तो सबसे लंबे समय तक देश के राष्ट्रपति आपको पता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो हमारे संविधान सभा के अध्यक्ष थे। 9 यहां पर आपको डेट भी याद रखनी, 9 दिसंबर जो 1946 को पहली बैठक हुई थी, तब सच्चिदानंद सिन्हा थे। और 11 दिसंबर 1946 का वो डेट है जब हमारे संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष चुने गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत का राष्ट्रपति चुने जाने वाले पहले गैर कांग्रेस उम्मीदवार, नॉन कांग्रेस कैंडिडेट टू बी इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, यह भी आपको याद रखना है, वो थे वीवी गिरी। कौन थे? वीवी गिरी। अब मैंने आपको ट्रिक बताई थी ना, नीलम संजीवा रेड्डी कौन से नंबर के रहा? रेडी। हमेशा हमारा रोहित हिटमैन भैया छक्का मारने के लिए रेडी, हर बार छक्का मारने के लिए रेडी। सर्वसम्मति से चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति, ऐसे राष्ट्रपति जिन्होंने अनएनोमसली यानी पूरी तरीके से उनका कोई यहां पर विरोध ही नहीं हुआ, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो वो कौन से राष्ट्रपति थे? तो नीलम संजीवा रेड्डी, जो भारत के 6वें राष्ट्रपति थे, बिना विरोध ही चुने गए थे, निर्विरोध चुने गए थे। इनमें से कौन भारत के राष्ट्रपति नहीं रहे हैं? ठीक है, आपके पास 4 ऑप्शन है। तो कौन भारत के प्रेसिडेंट नहीं थे? राधा कृष्णन थे, जाकिर थे, जैल सिंह भी थे, लेकिन दोस्तों सी राजा गोपालाचारी नहीं थे। ये भारत के पहले गवर्नर जनरल थे और पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे। ठीक है, तो सी राजा गोपालाचारी ये पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे। ठीक है, याद रखना है आपको। ठीक है, स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? हु वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिपेंडेंट ऑफ इंडिया? तो स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति आप सभी को पता है कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के जो पहले प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू थे। 16 साल 286 दिनों तक लगातार 3 बार ये पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री थे। इनके कार्यकाल के दौरान इनका निधन हो गया था, आपको पता है। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू जी थे। ठीक है, नेक्स्ट है, इनमें से कौन लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहे? तो लगातार 2 बार राष्ट्रपति आपसे पूछा जा रहा है। तो लगातार 2 बार राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल राष्ट्रपति पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? यानी हमारे यहाँ मैक्सिमम टाइम्स आप जितनी बार देश के राष्ट्रपति बन सकते हो, अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में केवल आप 2 बार राष्ट्रपति बन सकते हैं। तो आर्टिकल नंबर 57 है जो ये बताता है कि आप दोबारा से राष्ट्रपति बन सकते हैं, दोबारा से पुनः निर्वाचन की योग्यताएं आपका निर्धारित करते हैं। भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल पूरा करने से पहले ही हो गई, यानी उनका कार्यकाल पूरा नहीं हुआ और उनके कार्यकाल के दौरान उनका निधन हो गया, ये आप पूछ रहे हैं। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन, भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति जो तीसरे राष्ट्रपति थे, इनका निधन हो गया था। इनमें से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं? हु अमंग द फॉलोइंग इज द अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? तो देखिए यहां पर बहुत ध्यान सुनिएगा, यहां पर भारत के महान्यायवादी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, राज्य का राज्यपाल, उपरोक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए भारत का जो सीएजी होता है, आर्टिकल नंबर 148 से लेकर 151 में सीएजी के बारे में बताया गया। अटॉर्नी जनरल 76 में है। गवर्नर ऑफ स्टेट के बारे में आप मुझे कमेंट बॉक्स पे आंसर दीजिए कि भारत हर एक राज्य का राज्यपाल होगा, ये किस आर्टिकल में दिया है। भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? किसी भी ऐसे कोई लीगल मैटर में हमारे राष्ट्रपति फंस जाते हैं तो किससे परामर्श ले सकते हैं, ये पूछा जा रहा है। तो हमारे जो भारत के राष्ट्रपति हैं वो आर्टिकल 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट से यहां पे राय ले सकते हैं। हालांकि ये राय बाध्यकारी नहीं होगा, वो माने चाहे ना माने। संसद के अधिवेशन को कौन बुलाता? हु कन्वीन्स द सेशन ऑफ पार्लियामेंट? तो संसद के अधिवेशन को बुलाने का काम किसका होता है? राष्ट्रपति का होता है। किसका होता है? राष्ट्रपति का होता है। भारत के राष्ट्रपति ने आर्थिक संकट की घोषणा कितनी बार की है? When did the President of India declare economic crisis, जिसे हम फाइनेंशियल इमरजेंसी या वित्तीय आपातकाल आप कहते हैं? तो अभी तक कभी भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगा। 3 प्रकार के आपातकाल होते हैं, 352 नेशनल इमरजेंसी, 356 राष्ट्रपति शासन और 360 जिसे फाइनेंशियल इमरजेंसी कहते हैं। आज तक नहीं लगा है। विदेशों को भेजे जाने वाले विभिन्न संसदीय प्रतिनिधि मंडलों के व्यक्तियों का नामांकन इनमें से कौन करता है? यानी जो नॉमिनेट किए जाते इंडिविजुअल्स, जो प्रतिनिधि भेजे जाते हैं, तो दोस्तों आपको याद रखना राष्ट्रपति करता है। कौन करता है?
प्रेसिडेंट करता है। भारत के इनमें से किस मुख्य न्यायाधीश ने कुछ समय तक भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है? यानी इनमें से कौन सा सीजेआई है जो भारत का क्या रहा है, यहां पे न्याय मतलब प्रेसिडेंट रहा। ठीक है, तो न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्ला इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे आप। यानी ये समय जो टेन्योर है इनका, ये आपसे पूछा जा सकता है कि क्या हुआ था कि जब वैकेंट हो जाती है सीटें, तो यहां पर सीजेआई, जब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति उपस्थित नहीं होता, तब हमारे भारत के सीजेआई उनके कार्यभार को संभालते हैं। ठीक है, इनमें से कौन राष्ट्रपति का कार्य नहीं है, यानी इनमें से कौन सा हमारे प्रेसिडेंट का कार्य नहीं, आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यहां पे लिखा है लोकसभा का सत्र बुलाना, लोकसभा का विघटन करना, लोकसभा का सत्रावसान करना, किसी सत्र के अंतर लोकसभा की बैठकें आहूत करना। तो दोस्तों यहां पर ये जो फोर्थ ऑप्शन है, किसी सत्र के अंतर्गत लोकसभा की बैठकें, मीटिंग बुलाने का काम इनका नहीं होता। ठीक है, विदेशी देशों के सभी राजदूत के कमिश्नरों के प्रत्यय पत्र किसके द्वारा प्राप्त किए जाते हैं? बाय वूम द क्रेडेंशियल ऑफ ऑल एम्बेसडर ऑफ फॉरेन कंट्रीज रिसीव बाय द कमिश्नर। तो देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर है राष्ट्रपति के द्वारा, ये राष्ट्रपति के पास ही जाते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति किस विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता? विच बिल कैन नॉट बी रिटर्न बाय द प्रेसिडेंट फॉर द रिकंसिडरेशन। तो देखिए, एक ऐसा बिल है जिसको दोबारा राष्ट्रपति रिटर्न नहीं कर सकता रिकंसिडरेशन के लिए, तो ये जो बिल है इसे कहते हैं धन विधेयक, मनी बिल। अच्छा, मनी बिल को लेकर के मैं आपको बता दूं कि मनी बिल जो होता है लोकसभा से ही स्टार्ट होता है, राज्यसभा से स्टार्ट नहीं होता है। राज्यसभा से केवल सजेशन लिया जा सकता है, लेकिन वो भी इंपॉर्टेंट नहीं है। मनी बिल लोकसभा से ही स्टार्ट होता है, ध्यान रखिएगा। यदि राष्ट्रपति के द्वारा किसी विधेयक को पुनर्विचार के लौटाया जाता है तो किस वीटो का प्रयोग करता है? अगर मान लीजिए राष्ट्रपति को नहीं समझ में आया कि इसमें कोई मतलब कुछ फॉल्स है, कुछ गलत है, या इसमें कुछ सुधार करने की जरूरत है, तो उस वीटो को क्या कहते हैं जो पुनर्विचार के लिए बिल को लौटाता है, वापस रिकंसिडरेशन के लिए लौटाता है? तो दोस्तों इस वीटो को कहते हैं निलंबनकारी वीटो, सस्पेंशन वीटो, कि आप इसमें सुधार करिए, वापस से भेजिए, हम देखते हैं, रिकंसिडर करते हैं। राष्ट्रपति इनमें से किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी करता है? द प्रेसिडेंट कैन इशू ऑर्डिनेंस ऑन द सब्जेक्ट ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट। तो अध्यादेश, जिसे आधा आदेश कहते हैं, तो दोस्तों ये 6 हफ्ते के लिए वैलिड रहता है। अध्यादेश आर्टिकल नंबर 123 में बताया गया है, 123 में बताया गया है ऑर्डिनेंस, जब कोई सत्र नहीं चल रही होती है और कोई इमरजेंसी में हमें कुछ पारित करना हो तो हमें अध्यादेश हम लाते हैं। तो यहां पर जो सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, तो सब्जेक्ट हैं संघ व संवर्ती सूची, यूनियन लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। हमारे संविधान के 7वें शेड्यूल्स में 7वीं सूची में संघ व संवर्ती सूची और यहाँ पे राज्य सूची के बारे में बताया गया है। ठीक है, राष्ट्रपति किस सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता? यानी राष्ट्रपति के पास कौन सा पावर नहीं कि वो यहाँ पे अध्यादेश को जारी नहीं कर सकते हैं? तो यहाँ पे संघीय सूची, संवर्ती सूची, राज्य सूची व संवर्ती सूची आपसे पूछा जा रहा है। तो दोस्तों राज्य सूची के विषय पर राष्ट्रपति नहीं जारी कर सकते। इनमें से किस परिस्थिति में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है? अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस कैन द प्रेसिडेंट नॉट प्रोमुलगेट एन ऑर्डिनेंस? यानी ऑर्डिनेंस, अध्यादेश जारी नहीं कर सकता, ये आपसे पूछा जा रहा है। जब केवल राज्यसभा की सत्र हो, जब केवल लोकसभा ही सत्र में हो, जब दोनों सत्र में हो, जब दोनों सत्र में ना हो। ठीक है, तो आपसे पूछा जा रहा है, तो जब दोनों सत्र में हैं तो अध्यादेश जारी नहीं होगा। ठीक है, व्हेन बोथ सेशंस आर देयर, तो अध्यादेश जारी नहीं होगा, तभी होगा जब सत्र नहीं होगा। ठीक है, जब कोई विधेयक संसद के द्वारा पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति को अधिकार है। When a bill passed by parliament, the president has the right। तो प्रेसिडेंट उसको क्या कर सकती है, आपसे पूछा जा रहा है। तो प्रेसिडेंट पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकते हैं, कैन स्टैंड फॉर रिकंसिडरेशन। भारत के राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को प्रथम सत्र के प्रारंभ में कब संबोधित करते हैं? When does the president of India address both the houses of parliament at the beginning of first session? तो जो पहला सत्र होता है उस पर कब संबोधन होता है, आपसे पूछा जा रहा है। तो जो संबोधन होता है दोस्तों हर साल होता है, और लोकसभा के जैसे अभी लोकसभा का चुनाव हुआ है ना, तो आम चुनाव के बाद भी यहाँ पे राष्ट्रपति संबोधन करते हैं। ठीक है, संविधान के आर्टिकल 124 के अंतर्गत राष्ट्रपति इनमें से क्या कर सकता है? आर्टिकल नंबर 124 है,
प्रेसिडेंट क्या करता है आर्टिकल नंबर 124 के तहत, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो अपॉइंटमेंट होती है, जो DY चंद्रचूड़ अपॉइंट हुए या अदर जजेस अपॉइंट हुए, तो आर्टिकल नंबर 124 के तहत अपॉइंट किए गए। किसी मृत्यु दंड पर पाए अपराधी को क्षमा दान करने की शक्ति इसमें से किस व्यक्ति के पास है, जो सामने वाले की सजा को फ्री कर सकता है, मुफ्त कर सकता है, उसे माफ कर सकता है? तो दोस्तों केवल राष्ट्रपति के पास शक्ति है। ठीक है, मृत्यु दंड जो है गवर्नर नहीं दे सकता, गवर्नर को भी यहाँ पे क्षमा दान की शक्ति दी गई है। आपको आर्टिकल याद रखना, 72 आर्टिकल है, 72 आर्टिकल है जो पार्डोनिंग पावर यहाँ पे देती है। ठीक है, प्रेसिडेंट को। अप्रत्याशित व्यय की पूर्ति के लिए इनमें से कौन भारत की आकस्मिक निधि से धन निकाल सकता है? Who among the following can withdraw money from the contingency fund to meet the unexpected expense? मान लीजिए किसी प्रकार की कोई इमरजेंसी आ गई, भूकंप आ गया, अब उस समय पार्लियामेंट तो चल नहीं रही है, अब पार्लियामेंट जब चलती तभी पैसे निकलते हैं, लेकिन दोस्तों अब इमरजेंसी आ गई है, तो देश का राष्ट्रपति जो आर्टिकल नंबर 267 है, जो कंटिजेंसी फंड के बारे में बताता है, इमरजेंसी फंड के बारे में बताता है, यहाँ पे पैसे निकाले जा सकते हैं। हालांकि फिर बाद में लोकसभा में ये बात रखी जाएगी कि कितना खर्च हुआ, क्यों हुआ, कहां पे हुआ, उस पर पूरा डिस्कशन होगा। संविधान के किस आर्टिकल के अंतर्गत राष्ट्रपति संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है? अंडर विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन द प्रेसिडेंट बाउंड टू फॉलो द एडवाइस ऑफ फेडरल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर? तो आर्टिकल नंबर 74 है जो यहाँ पे राष्ट्रपति को बाउंड करती है, राष्ट्रपति को यहाँ पे बाध्यकारी बनाती है कि जो निर्णय लिया जाएगा, ठीक है, जो सलाह दी जाएगी उसको यहाँ पे मानना पड़ेगा। राष्ट्रपति के द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है? दोस्तों मान लीजिए कोई सत्र नहीं था और यहाँ पे अध्यादेश पारित हो गया, तो अध्यादेश जो होता है दोस्तों 6 हफ्ते के लिए वैलिड होता है, केवल 6 वीक के लिए। आपको यहाँ पर इसको पेश करके इसमें चर्चा करना पड़ेगा। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में पॉकेट वीटो शक्ति का प्रयोग किया वो मामला कौन सा था? द ओनली केस इन विच द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्सरसाइज द पावर ऑफ वीटो। तो दोस्तों ये जो पॉकेट वीटो है इसमें ऐसा होता है कि हम किसी बिल को रख लेते हैं, हम कोई कारण ही नहीं बताते, हम बस रख लेते हैं, हम कुछ नहीं कहेंगे और कुछ दिनों बाद वो अपने आप स्वतः समाप्त हो जाएगा। तो ये था भारतीय डाकघर संशोधन अधिनियम। ठीक है, इंडियन पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट एक्ट था। आपके लिए प्रश्न है, एक व्यक्ति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है भारत में राष्ट्रपति? आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स पे देना है। मैंने 70 क्वेश्चंस आपके पूरे कराए हैं, विद कंसेप्ट कराए हैं, विद डिटेल्स कराए हैं। इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। स्टडी कर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, जहां पर आपको इस क्लास की PDF मिल जाएगी। ई बुक सेक्शन में जाइएगा, एक आपको स्टैटिक का फोल्डर दिखेगा, आप वहां से डाउनलोड कर लेना। डेली करंट अफेयर्स की PDF यहाँ पे मिलेगी, इस टॉपिक का टेस्ट भी देना। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हमने मॉक टेस्ट स्टार्ट किया है, हर महीने का मॉक टेस्ट स्टार्ट किया है। आप टेस्ट सीरीज में जाना तो आपको दिख जाएगा, हर टॉपिक का टेस्ट आपका स्टार्ट हो चुका है। और 6 महीने की ई बुक है, ये सारी ई बुक्स आप देख सकते हो। मंथली करंट अफेयर्स हिंदी मीडियम में, इंग्लिश मीडियम में, मैराथन PDF, टॉपिक वाइज PDF, हाफ ईयरली PDF, GK GS की हिंदी मीडियम की PDF, ये सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिल जाएगी। ये राजा गुप्ता करंट अफेयर टेलीग्राम चैनल है, आप इसे ज्वाइन कर लेना ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें और आप हमसे जुड़े रहें। ठीक है, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट योर फेवरेट चैनल राजा गुप्ता करंट अफेयर्स। तो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं।